नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो। हम कर रहे हैं 2026 की तैयारी। और अब से लेकर 2026 के अंत तक क्या बाजार की दौड़ और तेज होगी। देखिए, 2025 का अंत होने को है, लेकिन मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स के बेहद करीब है। बस यही संतुष्टि की बात है, क्योंकि पोर्टफोलियोज में तो ड्रॉ डाउन देखने को मिले, लेकिन इंडेक्स दौड़ गया। अब क्या पोर्टफोलियोज में भी रिकवरी देखने को मिलेगी, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। अमरीश बालिगा जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। अमरीश सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पे। और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। Thank you, and wish you as well as your team and the viewers a very happy new year. और होपफुल है कि 2020 में काफी अच्छा प्रॉफिट्स बने पोर्टफोलियो में। सर, यही पहला सवाल है कि 2026 के लिए आपका आउटलुक क्या है। 2025 में वाकई बहुत बहुत चुनौती हो गई सर। इतना एब्सोल्युटली। मुश्किल भरा साल था। तो हाँ। 2026 की तैयारी कैसे करेंगे और आपका आउटलुक क्या है। नहीं, देखिए 2025 यदि आप निफ्टी के हिसाब से देखें तो काफी ठीक ठाक अच्छा साल था। करीब 10% गेन देखा है। 23,750 था निफ्टी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी एज ऑफ नाउ इज अबाउट 26,200, सो नियरली 10% गेन है। पर इनफैक्ट 2025 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, जिनके पोर्टफोलियो में काफी मिड कैप और स्मॉल कैप्स है। वहां पे काफी बड़ा ड्रॉडाउन देखा है, क्योंकि लॉट ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स हमने देखा है कि 25-30%, इवन सम केसेस वी हैव सीन 60-70% कटौती हुई 2025 में। एंड ऑन द अदर साइड जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एसआईपी, दे आर मच बेटर ऑफ, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड आपका जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, एनीवे दे परफॉर्म्ड इन लाइन विद द निफ्टी। पर इवन द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स देखें तो प्लस या माइनस 5% के अंदर ही है, इज देयर इन दैट बैंड। और मिड कैप्स देखें तो सिंगल डिजिट रिटर्न दिए हैं। एज कंपेयर टू दैट इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने कहा, काफी नेगेटिव था। सो ओवरऑल इफ यू से फ्रॉम अ रिटेल एचएनआई इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, काफी खराब साल रहा 2025। बट आई एम होपफुल कि 2026 में हम लोग काफी अच्छा सॉर्ट ऑफ रिकवरी देखेंगे इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, जहां पे आई थिंक इट शुड आउट परफॉर्म द निफ्टी, बिकॉज निफ्टी एनीवे शुड मूव फ्रॉम हियर। बट स्मॉल कैप और मिड कैप्स जो पिटे हैं, आई थिंक दे शुड परफॉर्म बेटर। तो ये तो बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि सब फंसे ही हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अगर रिकवरी देखने को मिले तो कम से कम वो भाव तो आए जहां पर 2024 के फंसे हुए हैं। लेकिन सर, अभी निफ्टी की बात करें तो फेयर वैल्यू क्या समझते हैं आप, जो 2026 के अंत तक मार्केट की आ सकती है। निफ्टी का टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं नए साल में। मेरा टारगेट होगा फॉर द ईयर एंड शुड बी अबाउट 28,000 28,500, जो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है यहाँ से। बट लाइक आई सेड, एक्शन होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, जहां पे वैल्यूएशंस हैव कम टू डिसेंट लेवल्स। ओके। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर थीम अगर बाजार में पकड़ी, तो सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि डीआईएस का जो खरीदारी का मूड है वो और स्ट्रांग है। डीआईएस लगातार इंडियन मार्केट पे खरीदते जा रहे हैं। वो बात ये मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी यही बात पूछी थी कि डीआईएस की खरीदारी के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप्स नहीं चल रहे। तो क्या सोच है इंस्टीट्यूशंस की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, क्या वो कुछ चुनिंदा पॉकेट्स पे ही फोकस करके चल रहे हैं अभी। नहीं, ये चुनिंदा पॉकेट्स की बात नहीं है। पर जब डीआईआईज इन्वेस्ट करते हैं, और देखिए अभी उनका जो पोर्टफोलियो है, हर एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो चुका है, बिकॉज आई मीन एवरी मंथ हम लोग देख रहे हैं कि रिकॉर्ड इनफ्लोज हो रहे हैं एसआईपी के। सो देर इज अ सर्टन एक्सटेंट टू विच दे कैन इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप्स, और उनका जो डेफिनेशन है स्मॉल कैप और मिड कैप्स का, वो भी लाइक चेंज हो रहा है। करंटली इफ यू सी, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, दे आर द टॉप 300, मैक्सिमम 400 स्टॉक्स जो बाय मार्केट कैप होते हैं। बियॉन्ड दैट उन लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर काफी चुनिंदा होता है। वेरेज हम लोग देखा है कि करीब नियरली 2000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड हैं मार्केट में। सो द बैलेंस 1600 स्टॉक्स इज वेयर रिटेल और एचएनआई काफी इन्वेस्ट करते हैं एज अ मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप प्ले। पर वहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होता ही नहीं है। और उसके कारण हम लोग ने देखा है कि 2025 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर दोज, आई मीन दैट साइड ऑफ द मार्केट। तो आगे जाके भी ये तो चेंज होने वाला नहीं है। बट देन बेस्ड ऑन योर फंडामेंटल परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, वी शुड सी एक्शन coming back into the smaller and the mid cap side of the market, which HNI and retail investors are investing. और वहां पे फ्रेश लिक्विडिटी आएगी, स्पेशली फ्रॉम एचएनआईज, बिकॉज क्लियरली दे वुड स्टार्ट सीइंग वैल्यू इन दैट साइड ऑफ द मार्केट।
पर आगे जाके भी मुझे लगता है कि दिस आई मीन लाइक द ओवरऑल जो मार्केट कैप जो म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग, दैट विल नॉट कम डाउन। अच्छा, और एक आयरनी है मार्केट की कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप्स नहीं चल रहे थे तो इतनी ढेरों ढेर प्रोमोटर्स और कंपनियां आ गई आईपीओ से पैसे जुटाने के लिए, और मैक्सिमम तो मिड कैप्स ही थी। फिर तो इतने पैसे जुटाए उन्होंने, स्टॉक मार्केट पे आईपीओ मेनिया देखने को मिला। सर ये क्या अभी ट्रेंड और कंटिन्यू होगा क्या? कंपनियां बहुत आसानी से इंडियन मार्केट से पैसे जुटा लेंगी? परफॉर्म बहुत सारे स्टॉक्स नहीं कर रहे हैं पोस्ट लिस्टिंग। अच्छा, कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसे जो घाटे वाली कंपनी है और वो लार्ज कैप बन गई लिस्ट होते ही, कम से हाँ। कम 50%, 60%, 100% का रिटर्न दे गई। तो किस तरीके का ट्रेंड आईपीओ मार्केट में देखने को मिलेगा 2026 में? देखिए, जब तक लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड्स के पास, और जब तक म्यूचुअल फंड्स एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस जो एंकर बुक भर देते हैं, तब तक आई थिंक आईपीओ बूम विल कंटिन्यू। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, म्यूचुअल फंड्स के पास काफी लिक्विडिटी है, उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एंड आईपीओ मार्केट इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वहां पे उनको इमीडिएटली गेन दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ दैट गेन एनएवी पे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता है। आई मीन यू आर इन्वेस्टिंग इन सो मेनी आई मीन आईपीओस, और जहाँ पे इवन 15-20% 30% बम्प अप मिलता है आपको लिस्टिंग पे। आई मीन यू आर गेटिंग दैट बेनिफिट इन द एनएवी। और उन लोग भी, आई मीन वी एज्यूम दैट दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बट इवन म्यूचुअल फंड्स हैव बिकम फ्लिपर्स। उन लोग भी जब उनका एंकर का जो टाइम लिमिट है वो खत्म होता है, दे आई मीन दे आल्सो स्टार्ट सेलिंग। सो आई थिंक लाइक आई सेड, जब तक लिक्विडिटी है, आई मीन फ्रॉम अ एंकर बुक पर्सपेक्टिव, आई थिंक आईपीओज विल कंटिन्यू डूइंग वेल। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप क्या सोचते हैं? 2026 में कुछ मान जाएंगे, ट्रेड डील कर लेंगे इंडिया के साथ? मुझे तो लगता है, तो आई थिंक ट्रेड डील तो होना चाहिए, बट डिफिकल्ट टू पुट अ टाइम लाइन, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर में होगा, उसके बाद बोले दिसंबर में, दिसंबर आई मीन मिडिल बोले। कुछ हुआ नहीं है। आई मीन एज ऑफ नाउ पीपल आर टॉकिंग ऑफ पॉसिबली फरवरी मार्च। But the way I see it is, I mean, like US doesn't have too much of a choice but to go ahead with the trade deal, because they can't keep ignoring India for that long. क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया से, या मैं बोलूँगा जो इंपोर्ट्स होते हैं यूएस में फ्रॉम इंडिया, आई थिंक आई मीन इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर देम। एंड इसके कारण जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, I think it will clearly have an effect on the political side also. So I think he has to go ahead and sign. But दूसरी बात मैं बोलूंगा कि जो भी हुआ था, if you look back, or maybe even after 3-4 years, if you look back, I think this is the best thing which could have happened to India. क्योंकि हम लोग पहले, आई मीन वी वर इन अ कंफर्ट जोन, खुश थे कि यूएस के साथ ट्रेड हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन स्मूथली, एंड वी वर नॉट रियली बीइंग पुश्ड टू लुक एट अदर ज्योग्राफीज। पर अभी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड सैंक्शंस, अभी हम लोग देख रहे हैं कितने अपने लाइक ट्रेड ट्रीटीज हो रहे हैं। आई मीन वी हैड विद यूके, वी रिसेंटली हैड विद न्यूजीलैंड, ओमान के साथ हुआ है, अभी कनाडा के साथ होने वाला है, यूए के साथ होने वाला है। आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज विल हैव दिस ट्रेड ट्रीटी, एंड बिकॉज ऑफ विच नेक्स्ट 2-3 साल में वी विल सी दैट आवर एक्सपोर्ट्स आई मीन लाइक हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। और मैं बोलूंगा कि यदि अभी यूएस इंडिया ट्रेड ट्रीटी होता है, दैट विल बी मोर ऑफ अ बोनस, दैट विल नॉट बी अ लाइफ सेवर, इट विल बी मोर ऑफ अ बोनस फॉर अस। सर आपकी तो इंस्टीट्यूशन से भी बात होती रहती है, ये एफआईज कहाँ बैठते हैं सर? और ये क्या कैसे देख कैसे रहे हैं इंडिया को? और नहीं क्या देखिए, ये अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इस साल भी 2026 में भी बाजार से नाराज रहेंगे? नहीं देखिए, इन 2025 आर मार्केट्स वेर अंडर परफॉर्मर, और अंडर परफॉर्मर के साथ साथ आर लाइक रुपी वाज डिप्रिशिएटिंग। सो एफआई की तरफ से दिस वाज अ डबल वैमी, पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है, करेंसी भी नीचे आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ रश फॉर द एग्जिट गेट। पर जब भी हम लोग का करेंसी स्टेबलाइजेस वेर एवर इट इज, शायद 89 में स्टेबलाइज करे या 91 में स्टेबलाइज करे। इफ आई मीन इफ यू लुक बैक, आई मीन इंडियन करेंसी हैज बीन स्टेबल जनरली फॉर अ डिसेंटली लॉन्ग टाइम। उसके बाद एक बार डिप्रिशिएट होता है, फिर स्टडी हो जाता है, फिर डिप्रिशिएट होता है, फिर स्टडी हो जाता है। सो वी नीड टू सी स्टेबिलिटी इन द रूपी, जहां भी हो, लाइक आई सेड 89, 90, 91, जहां भी हो, एक बार स्टेबलाइज हो जाए। And at the same time, with a sort of a correction which we have seen overall, I mean, time-wise correction, जो भी बोलिए, I mean, our valuations are decent, and at the same time, we are one of those few economies
ग्लोबली, जहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. सो देर इज नो वे FIS कैन अफोर्ड टू इग्नोर इंडियन मार्केट्स. तो मुझे लगता है कि 2026 में दे शुड कम बैक. अगर इस साल 2025 में इक्विटी के मायाजाल से दूर रहते निवेशक तो और अगर सोना और चांदी खरीद लेते तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। आमतौर पे ये धारणा होती है और ये बात कही जाती है कि 10% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए सोना और चांदी पोर्टफोलियो में। क्या इसमें आप कुछ बदलाव होता आप देखते हो? क्या आप पोर्टफोलियो में सोने और चांदी का एलोकेशन ज्यादा करें या फिर बहुत रनअप हो चुका है, बहुत यूफोरिया हो चुका है, वही ट्रेडिशनल 10% ऑफ द पोर्टफोलियो पे ही जाओगे आप? देखिए, बदलाव तो करना नहीं चाहिए. यू नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन. एंड आई मीन, यू आर ऑलवेज मच बेटर ऑफ विद हाइंडसाइट. क्योंकि अभी हम लोग बोल सकते हैं कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करते थे तो काफी अच्छा हो जाता था. एंड आई मीन, फॉर दैट आई टेक यू बैक टू 21-22. 21-22 से 2024 सितंबर तक, आई मीन, स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स वर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स. कितने मल्टी बैगर्स मिले हम लोग को इन 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 दोस 2 or 3 years. पर जिसने भी उस वक्त सोचा होगा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, मेरा 100% पोर्टफोलियो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स में डाल दूंगा, उनका हाल क्या है आज? सो सेम, हम लोग सोचते हैं कि आज सोना चांदी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज आवर पोर्टफोलियो, जो 5-10% है वहां से लेके जाके 50% लेके जाते हैं. अगेन आई वुड से एवरी टाइम इज द सेम स्टोरी विच गेट्स रिपीटेड. पहले भी हम लोग देखा है कि आई मीन स्पेशली सोने का, कि वेन एवर वी हैव सीन 100% sort of a मूव इन गोल्ड, और वो भी हम लोगों ने कभी भी इतने शॉर्ट टाइम में देखा नहीं है. वी हैव सीन इट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में काफी अच्छा अप्रिसिएशन देखा है इन गोल्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मे बी 2 years और 2.5 years. पर उसके बाद सोना सो जाता है. आई मीन, इट करेक्ट्स quite decently well, but it does not go below the earlier high. फॉर एग्जाम्पल, जब 25-26,000 से चला था 45-46,000, तो वहां से एक बार करेक्ट किया था, बट इट डिड नॉट फॉल बिलो 26,000. तो यहां से यदि 1,30,000 से यदि करेक्ट करता है, इट मे नॉट गो बिलो पॉसिबली 85-90,000, बट इवन इफ इट करेक्ट्स बाय 20-25,000 एंड देन रिमेन्स एट दोज लेवल्स फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फिर लोग बोलेंगे कि सोना में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था. पर तो सडनली सडनली चांदी की बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, इतने सालों से नहीं हुई थी, अचानक ही 2025 में इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी शूटअप हो गई कि चांदी 2 लाख के पार चली गई घरेलू बाजार में। देखिए, मैं तो बोलूंगा दिस इज मोर ऑफ सेंटिमेंट. क्योंकि चांदी का जो डिमांड था, इट वाज देयर फॉर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट सिंस एजेस. अभी शोली बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ईवीज एंड बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स एंड अदर, आई मीन, अदर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन देयर. एरोस्पेस में भी काफी रिक्वायरमेंट होता है. बट देन उतना भी बड़ा नहीं है कि समथिंग शुड बिकम मल्टी. So this is, I mean, I would say this is more of a technical, जो गेम चल रहा है अभी both सोना और चांदी में, it is more of technical than anything else. सर अब बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स करेक्ट हो गए हैं और ऐसे में ही वैल्यू ढूंढी जाती है मार्केट में। आप किस पक्ष में हो? क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हैं, ग्रोथ स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स, उनमें ही पैसा बनेगा 2026 में? वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कहाँ ज्यादा पैसा बनेगा? देखिए, आपका मेंटालिटी थोड़ा यदि ट्रेडर के हिसाब से, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर मोर ऑफ मोमेंटम. तो जहाँ पे जो नए हाइज बन रहे हैं वहां पे लेना चाहिए. पर आई एम मोर ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर. कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर वो होता है who looks at stocks which are down and out, not in the public domain, ज्यादा कोई लोग देखते नहीं है. बट आई इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स एंड आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म. तो उस हिसाब से आई नॉर्मली पिक अप माय स्टॉक्स एंड आई मेड मनी इन द लॉन्गर टर्म. शॉर्ट टर्म में यस पेन रहता है बिकॉज दोज आर स्टॉक्स विच डोंट मूव मच. पर आपको यदि इफ यू आर अ लार्ज इन्वेस्टर, इट गिव्स यू इनफ टाइम टू कीप एक्यूमुलेटिंग एट द सेम प्राइस. तो वो आपको इंस्टा रील देख देख के कुछ होता नहीं सर? वो आजकल वो दिखाते हैं ना, वो एकदम से ये क्लिक किया और ये ऊपर चला गया स्टॉक, उसमें आपको कुछ होता नहीं कि इतनी स्पीड से पैसा बनता है क्या स्टॉक मार्केट में? सेबी तो बोलती नहीं बनता, लेकिन इंस्टा वाले रील बनाते हैं बनता है। नहीं, देखिए, आई मीन, इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर आउटलुक. यदि आपको, आई मीन, योर ऑफ अ ट्रेडर मेंटालिटी, जैसे कि मैंने कहा, आई मीन, ट्रेडर्स आल्सो मेक मनी. पर कहाँ पे लॉस होता है लोगों को? व्हेन यू लूज डिसिप्लिन. आई मीन, इवन इवन इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यदि उनका डिसिप्लिन करेक्ट होता है, यदि उन लोग स्टॉप लॉस रखते हैं और निकल जाते हैं एट अ लॉस, और या उनका उनका टारगेट आता है, दे एग्जिट एट दोज लेवल्स और कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो उन लोग पैसा बनाते हैं.
पर जो ट्रेडर जब स्टॉप लॉस हिट होता है, ही वेट्स अगेन फॉर हिज प्राइस टू कम बैक, और स्टॉप लॉस से स्टॉक कीप्स कमिंग डाउन एंड देन ही बिकम्स द इन्वेस्टर, सच पीपल कीप लूजिंग। तो मैं बोलूंगा आप जो भी कीजिए, आई मीन सी व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। तो आपका जो मेंटालिटी है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, बट मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर एक जगह रखना पड़ता है, वेदर आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेदर आई एम अ कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टर, वेदर आई एम अ ट्रेडर, वेदर आई एम अ इंटरडे ट्रेडर, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। आजकल तो वैसे कोर्सेज बेचकर ज्यादा पैसे बन रहे हैं। सभी भी यही बोलती है कि अभी हाल फिलहाल। देखिए ये तो क्लियर है, यदि कोर्स बेचने वाले उतना अच्छा यदि मार्केट में कमा लेते तो वो कोर्स कभी बेचते नहीं थे, नहीं, और लेकिन जिनको सिखाते हैं उसमें 50% लॉस करते हैं, 50% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वालों को दिखा दो, लॉस वालों को कौन दिखाए? एब्सोल्युटली like it's always like a flip of a coin। 50% आपका बनता है, 50% आपका लॉस होता है। यदि आपको कुछ कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं है और आप कॉइन लेके आप ट्रेड करते हो तो भी 50-50 होता है। सर अब बात करते हैं 2026 की और तैयारी करते हैं कि स्टॉक मार्केट पे कहां पर पैसा बन सकता है। सब ये जानना चाहते हैं कि अमरीश जी के ओवरवेट सेक्टर्स कौन से हैं फॉर 2026। देखिए, टिपिकली कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आई टॉक अबाउट डिफेंस, रेलवेज, पर लाइक आई सेड आई एम लुकिंग एट मोर ऑफ कॉन्ट्रेरियन। और वहाँ पे मैं बात करूँगा एफएमसीजी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट फार्मा, क्योंकि एफएमसीजी हम लोग देखा है कि डिस्पाइट द जीएसटी जो छूट मिली है, और हम लोगों ने उसके बाद भी देखा है कि काफ़ी डिमांड बढ़ा है, पर एफएमसीजी स्टॉक्स और कंज्यूमर स्टॉक्स उतने बड़े नहीं हैं। But I would still look at that space. I would look at something in mining. I would look at something in technology, जहाँ पे ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखा नहीं है हम लोग ने। एंड yeah, I think these are a couple of sectors जहाँ पे मैं I mean I would surely recommend, और जो मेरे recommended stocks है वो भी उसी सेक्टर से है। तो एफएमसीजी, माइनिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा। फार्मा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर पैसा बनने की संभावना 2026 में ज्यादा है। कॉन्ट्रेरियन बेट होगी, समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है इन सेक्टर्स पे। और जो दौड़ गए सर, एनबीएफसीज, मेटल्स, ऑटोज, इन पे क्या किया जाए? मेटल्स में भी सी देयर हैज बीन अ गुड मोमेंटम इन मेटल्स, तो मैं लाइक मेटल्स तो रख सकते हैं एज ऑफ नाउ। And as far as defense is concerned, the only thing I'm worried about is the execution risk, क्योंकि काफी ऑर्डर्स आए हैं बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन विच द स्टॉक्स हैव गॉन अप, पर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि उनको केपेक्स करना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम भी लगेगा टू सेटअप दैट मशीनरीज, आई मीन रीस्किल पीपल, सो दैट योर प्रोडक्शन गोज अप। एंड एनबीएफसीज एंड ऑटोज टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं फॉर 2025। ये मोमेंटम जारी या रहेगा अभी? विच आई थिंक विल कंटिन्यू। ओके, एनबीएफसीज एंड ऑटोज में अभी अभी तेजी बरकरार रह सकती है। बेकार रहेगी, हाँ। ओके, अब आपके पिक्स पे आ सकते हैं सर। आपने जो पोर्टफोलियो तैयार किया हमारे व्यूअर्स के लिए, और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि अमरीश जी जब आएंगे तो वो कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो 2026 में वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं और जहां पर धीरे धीरे सही इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बेहतरीन मौका है। तो सर आपका 2026 का पोर्टफोलियो कैसा दिखाई दे रहा है? तो जो मेरा पहला पिक रहेगा इसमें ये फार्मा का रहेगा, एंड अ स्टॉक लाइक बायोकॉन, जो एक लीडिंग ग्लोबल बायोफार्म कंपनी है, जिसमें अनलिस्टेड सब्सिडीज है जैसे बायोकॉन बायोलॉजिक्स, और लिस्टेड सब्सिडी है सिंजेन का, क्योंकि तीनों मिलाकर वी आर सी दैट दे आर अक्रॉस जेनेरिक्स, बायोसिमिलर और सीआरडीएमओ में। और अभी थोड़ा बहुत वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगा बायोकॉन शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इनका एक सब्सिडरी है बट होल्ली ओन्ड नहीं है, they are buying out the other shareholders, and it will become a fully I mean 100% owned subsidiary of Biocon। तो इससे लाइक आई सेड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगा बायोकॉन शेयर होल्डर्स के लिए। और यदि मैं सम ऑफ पार्ट्स करता हूँ, करीब ये 500 के ऊपर जाता है, बट फ्रॉम अ टारगेट पर्सपेक्टिव मैं बोलूंगा वी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 480 to 500 ओवर द नेक्स्ट 10 to 12 months। दूसरा जो मेरा है दैट इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड। रूट मोबाइल करके कंपनी है जो बिल्ड करता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, जो बिजनेस को हेल्प करती है फॉर कस्टमर कम्युनिकेशन ऑन लार्ज स्केल। तो इनका जो कोर ऑफरिंग है दैट इज अ ओमनी चैनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो सपोर्ट करता है एप्लीकेशंस ऑन योर पर्सन मैसेजिंग, ईमेल,
रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज फुली इंटीग्रेटेड विद जो अपने व्हाट्सएप होते हैं, टेलीग्राम होते हैं, उनके साथ फुली इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन लाइक दिस कंपनी आल्सो हैज ग्लोबल ऑपरेशंस बेसिकली, टू 20 लोकेशंस प्लस है, 20 प्लस डेटा सेंटर्स हैं इनके। एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। और इनके जो न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं, इससे इनका रेवेन्यू काफी बढ़ रहा है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। एंड कैश जनरेशन एनीवे हैज बीन अ स्ट्रेंथ फॉर दिस कंपनी। Q2 में थोड़ा बहुत इश्यू था, देयर वाज अ वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम जो था, उसके लिए लॉस दिखाया था, बट Q3 में आई थिंक इट विल कम बैक इनटू नॉर्मल। तो FY 27 का जो मेरा एस्टिमेटेड ईपीएस है करीब 59 का है, और मेरा यहाँ पे टारगेट प्राइस बनता है 885 का। तीसरा जो है, दैट इज अगेन स्मॉल कैप टू मिड कैप यू कैन से, नवा लिमिटेड। एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है विच इज इनटू मेटल, पावर, और अभी डाइवर्सिफाई किया है माइनिंग और एग्रीकल्चर में। मेटल्स में बेसिकली फेरो एलॉयज है, सिलिकॉन मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन, दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में है। पावर प्लांट्स है इनके उड़ीसा में और जाम्बिया में, इंटीग्रेटेड लार्ज पावर प्लांट है विद कोल ऑपरेशंस। तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है। और नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में हम लोग देखेंगे कि क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ भी मेरा जो FY 27 का एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 39 का है, टारगेट प्राइस है 702। थर्ड जो पिक है मेरा, फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ पिक है मेरा, वो होगा वरुण बेवरेजेस। अगेन इन द कंजम्पशन स्पेस, स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म क्वाइट बैडली। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको का ग्लोबली आउटसाइड यूएस, और इंडिया फुटप्रिंट है देयर अक्रॉस 26 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज। और 90% ऑफ पेप्सिको का इंडिया का वॉल्यूम आता है वरुण बेवरेजेस से। और अभी वो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, बेवको लिया था अबाउट 2 इयर्स बैक, रिसेंटली और एक एक्विजिशन किया है, काफी बड़ा ब्रांड है वहाँ का, वेयर द फुटप्रिंट इज एक्सट्रीमली गुड। और सेकेंडली साउथ अफ्रीका में दे हैव आल्सो गॉट इनटू अल्कोहल बेवरेजेस। तो पार्टनरशिप किया है कार्ल्सबर्ग के साथ, एंड आई थिंक दिस पार्टनरशिप विल आल्सो एक्सपैंड टू अदर रीजन्स। तो मुझे लगता है कि दिस इज एक्सट्रीमली गुड बाय लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ ग्रोथ जो हम लोग नेक्स्ट 3 साल में देखेंगे, करीब 20% कैगर ग्रोथ देखना पड़ेगा, देखेंगे। पैट का कैगर शायद होगा 25% के आसपास, दैट्स माय एस्टिमेट्स। और जो ईपीएस एक्सपेक्टेड है फॉर कैलेंडर ईयर 26, क्योंकि इन लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो करीब 12 रुपीज का होगा, और माय टारगेट प्राइस इज 612। दूसरा जो मेरा पिक है, इट इज कैस्ट्रॉल इंडिया। अगेन क्वाइट इग्नोर्ड स्टॉक, एक्सट्रीमली गुड ब्रांड। जो जो भी गाड़ी यूज करता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर यूज करता है, आई मीन दे हैव हर्ड ऑफ कैस्ट्रॉल, बट इग्नोर्ड स्टॉक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। करीब इनका जो लाइक वॉल्यूम है, करीब 20% मार्केट शेयर है इनका। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, नियरली 1,60,000 रिटेल आउटलेट्स में रीच है इनका। और अभी फोकस है इनका, आई मीन Tier 3 एंड Tier 4 एंड रूरल एरियाज। एक्सट्रीमली गुड फ्री कैश फ्लो जनरेशन होता है इनका, क्योंकि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है काफी मिनिमल है, एंड दे कैन एक्सपैंड कैपेसिटी एट अ वेरी लो केपेक्स। तो इन लोग भी कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं कैलेंडर 26 का जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस करीब 11 का है, और यहाँ से टारगेट प्राइस बनता है 265 का। और जो लास्ट पिक होगा मेरा, दैट इज कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, जो मार्केट लीडर है कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर बिजनेस में, विद 55% मार्केट शेयर। ऑपरेट करते हैं करीब 66 टर्मिनल्स, 17,500 वैगन्स है, 54,000 कंटेनर्स है। और ये कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है बाय टू अबाउट 70,000 कंटेनर्स एंड 100 टर्मिनल्स बाय 2028। और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, दैट्स अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर देम, और ये फुल्ली ऑपरेशन होगा एट JNPT, विच अगेन इज अ इम्पॉर्टेंट sort of a location for Concord. तो JNPT का जो पार्ट है, दैट आई थिंक विल गेट ऑपरेशनल बाय March 2026, जो काफी बड़ा ट्रिगर रहेगा कॉनकॉर के लिए। यहाँ भी जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस है फॉर FY 27 23 का है, और टारगेट है अबाउट 690 का। तो 6 पिक्स अमरीश सर ने बताई, बायोकॉन, रूट मोबाइल, नवा लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस, कैस्ट्रॉल इंडिया और कॉनकॉर। और आपको ये पिक्स देख के पता लग गया होगा कि बिल्कुल कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग स्टाइल है, किसी के रेडार पर नहीं है ऐसे स्टॉक्स, रूट मोबाइल और कैस्ट्रॉल और कॉनकॉर जैसे स्टॉक, लेकिन अमरीश जी को पसंद है और यहाँ पर वैल्यू उन्होंने उनको लगता है कि है।
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा बन सकता है। लेकिन सर कोई डिस्क्लेमर इन स्टॉक्स पे जो भी आपने सूची दी। डिस्क्लेमर है, यू कैन एज्यूम दैट दिस इज देयर इन माय पोर्टफोलियो ऑल्सो, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी रह सकता है। राइट सर। सर लास्ट क्वेश्चन, सबसे बिगेस्ट रिस्क क्या देखते हो आप 2026 के लिए इक्विटी मार्केट्स के लिए? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। जो भी नेगेटिव्स है मोस्टली प्राइस है। आई थिंक द ओनली रिस्क कैन बी अननोन, विच इज अ जियोपॉलिटिकल रिस्क। वो छोड़ के आई डोंट सी टू मेनी अदर रिस्क अफेक्टिंग द मार्केट्स। बजट बढ़िया आने वाला है इस बार। बजट भी अच्छा आना चाहिए, एंड आई थिंक देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो आई थिंक देयर शुड बी समथिंग पॉजिटिव। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से मेरी ओर से और गुप्ता की पूरी टीम की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स थैंक फॉर